Hello everyone, today we are going to talk about autism, which is a very commonly known neurological disorder. Now ये जो word neurological है इसका मतलब होता है ब्रेन से संबंधित, और disorder मतलब प्रोसेसिंग में कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाते, राइट। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की फंक्शंस में कुछ फॉल्ट है। आजकल ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है। कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि अब अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग अपने बच्चों को रूटीन चेकअप के लिए पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से जल्दी ऐसी बातें हमारी पकड़ में आ जाती हैं। और ये भी कारण हो सकता है कि अब इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, और बहुत बार हम देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले बच्चे रेगुलर स्कूल्स में भी अपना जो एजुकेशन है वो ले रहे होते हैं। तो इसलिए टीचर्स को भी इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए ताकि वो इन बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकें, ये बच्चे भी नॉर्मल स्कूल सेटिंग में अपना एजुकेशन गेन कर सकें। नॉर्मल यानी कि जो हमारे रूटीन स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इन बच्चों की कुछ ज़रूरतें बाकी बच्चों से अलग हैं। तो अगर हम इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे तो हम इनको फैसिलिटेट कर पाएंगे अपनी रेगुलर क्लासेस में। तो ये मोटिव है इस लेसन को बनाने का, ताकि टीचर्स और पेरेंट्स दोनों इस डिसऑर्डर के बारे में सही जानकारी लें। तो ये जो ऑटिज़म है इसको हमें समझने के लिए पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये ऑटिज़म है क्या, यानी व्हाट इट इज़। बहुत तरह के डिसऑर्डर्स बॉडी में हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, सोशल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी मन से या मस्तिष्क से संबंधित है। तो इसके लिए हमको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए दैट हाउ ब्रेन वर्क्स। तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इस चैनल पे भी है, आप उससे थोड़ी जानकारी ले सकते हैं कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। अब ये जो ऑटिज़म है इसको समझने के लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं दैट व्हाट इट इज़। अगर मैं ऑटिज़म को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी समझ में आते हैं। जैसे सबसे पहले हमको क्या समझ में आता है कि ये एक सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर चैलेंजेस से संबंधित है। यानी इसमें जो लर्नर है या चाइल्ड है, हम टीचर्स हैं, हम लर्नर्स बोलते हैं, अगर आप डॉक्टर्स की भाषा में बोलें तो वो पेशेंट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट की भाषा में बोलें तो वो सब्जेक्ट बोलते हैं, और माँ बाप बच्चा बोलते हैं। तो मैं आमतौर पर लर्नर यूज़ करूँगी इसके लिए, आप अपने अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें जो लर्नर है उसको ये 3 तरह के चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यानी सोशल इंटरेक्शन में, सोशल इंटरेक्शंस क्या होती हैं? फैमिली में जो रिलेशनशिप बनते हैं, फ्रेंड्स में जो रिलेशनशिप बनते हैं, हम एक दूसरे के साथ जिस तरह सोशली इंटरेक्ट करते हैं उसमें बच्चे को प्रॉब्लम आता है। फिर कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन मतलब हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन का मोस्ट कॉमन तरीका है भाषा, यानी आप अपनी बातों से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इन बच्चों को जो सोशल बिहेवियर के साथ साथ अपनी बात समझाने में, दूसरे की समझने में भी दिक्कत आती है। और कम्युनिकेशन का मोस्ट कॉमन मोड क्या है? दैट इज स्पीच, या और इजी कहें तो लैंग्वेज।
लैंग्वेज में दोनों तरह का लैंग्वेज आ जाता है, स्पीच भी आ जाता है यानी स्पोकन, रिटन, इस तरह की जो वर्बल लैंग्वेजेस हैं वो भी आ जाती हैं और नॉन वर्बल भी आ जाती हैं। तो हम लोग अपनी बात को, अपने विचारों को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या बोल के बताते हैं, कई बार हम बोल के बताते हैं, इशारे से भी बता देते हैं, जेस्चर से बता देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से बता देते हैं। तो इन बच्चों को लैंग्वेज को समझने में या लैंग्वेज को यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, अपने एक्सप्रेशन प्रॉपरली बता नहीं पाते, दूसरे के जेस्चर्स को, एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पाते, और स्पीच भी इनका डिलेड है। और तीसरे तरह के चैलेंजेस हैं बिहेवियर में। बिहेवियर का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल चैलेंज का क्या है? टेंट्रम्स, बिहेवियर टेंट्रम्स जिसको बोलते हैं, यानी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा शो करना, पैर पटकने लग जाना, चिल्लाने लग जाना, ज़मीन पे लौट जाना, अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत उसमें ज़िद का होना, या अग्रेशन होना, किसी बच्चे को धक्का दे देना, किसी बच्चे को पीट देना, गाली निकाल देना, कुछ भी बोल देना। हाँ, तो ये भी एक तरह के बिहेवियर टेंट्रम्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को या इन लर्नर्स को प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा? सोशल इंटरेक्शन में, यानी रिलेशनशिप बनाने में, अपनी बात को समझने में, दूसरों की समझने में, अपनी समझने में इनको प्रॉब्लम आएगा, और बिहेवियर कंट्रोल्ड नहीं होगा, पता नहीं चलता कितना गुस्सा कब दिखाना है। तो ये इसका मोस्ट कॉमन या मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम्स में आएगा। अब ये जो आप देखो तो इसमें सभी कुछ ऐसा लगता है, सभी बच्चों को हम देखते हैं, कुछ बच्चे अच्छे फ्रेंड्स बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते, लैंग्वेज भी अपने अपने हिसाब से सीखते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस तो हर ग्रोइंग बच्चे में आ सकते हैं, या किसी एज लेवल पे हम सब ये चैलेंजेस फेस करते हैं। तो सिर्फ एक या 2 एपिसोड होने से हम इसको ऑटिज्म नहीं कह सकते। इन चैलेंजेस के साथ साथ और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा कि ये जो चैलेंजेस हैं ये परसिस्टेंट होंगे। परसिस्टेंट डिफिकल्टीज क्या होती हैं? जो टिके रहने वाले डिफिकल्टीज हैं, यानी ये समस्याएं आती हैं और ये काफ़ी देर तक टिकी रहती हैं, यानी लगातार ये परेशानी बनी रहती है। तो अगर ये चैलेंजेस आ रहे हैं और ये नॉर्मल से ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं, देन वी कैन से दैट इट मे बी ए सिम्टम। और इसके साथ साथ ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो लर्नर है उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव नेचर के हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव मतलब कुछ खास तरह के चैलेंजेस आएंगे और रेपिटेटिव नेचर के होंगे, यानी ये जो चैलेंजेस हैं ये किसी विशेष प्रकार की चैलेंजेस हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, राइट। तो ये भी इसका एक, यानी इनका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा, आमतौर पे जैसे चैलेंजेस हम देखते हैं उससे ज़्यादा होगा। एंड दे विल बी प्रेजेंट सिंस चाइल्डहुड। कई बार हम क्या देखते हैं, एडोलसेंस में कई बच्चों को सोशल बिहेवियर उनका चेंज होता है या वैसे उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आते हैं, लेकिन ऑटिज़म के जो सिम्टम्स हैं या ऑटिज़म के जो प्रॉब्लम्स हैं ये सिंस चाइल्डहुड आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इवन 0 to 2 ईयर्स में भी इसके सिम्टम्स देखने में आते हैं। ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स या टीचर्स इनको आसानी से डायग्नोज नहीं कर पाते, लेकिन जब वो डायग्नोसिस के बाद रिव्यू करते हैं पुरानी वीडियो से या पुरानी पिक्चर से या पुराने एपिसोड से, अपनी यादों से, वो देखते हैं कि इस तरह के सिम्टम बच्चे में शुरू से थे।
तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सिंस चाइल्डहुड होंगे और दे विल स्टे लाइफ लॉन्ग, यानी चैलेंजेस शुरू से हैं और लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। ऐसा जैसे अभी मैंने बात करी है, एडोलसेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बिहेवियर चेंज आता है, सोशल इंटरेक्शन में चेंज आता है, लेकिन वो समय के अनुसार ठीक हो जाता है। जबकि ऑटिज्म के जो चैलेंजेस हैं दे स्टे लाइफ लॉन्ग। अब इस चीज़ से हमको एक बात और समझ में आती है, हमको ये समझ में आता है कि ऑटिज्म को हम अर्ली चाइल्डहुड के एपिसोड्स में डायग्नोज कर सकते हैं और क्योंकि ये लगातार बने रहने वाले चैलेंजेस हैं तो हमको बार बार बच्चे को गाइड करने की या थेरेपी देने की या इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि बच्चा समय के अनुसार अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे इसमें लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज आती हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज में क्या होता है कि बच्चा लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख नहीं पाता। अब नहीं सीख पाता तो बहुत बार पेरेंट्स सोचते हैं कि इसके पापा भी लेट बोले थे तो शायद ये भी लेट ही बोलेगा। हालांकि ये बात सही है, क्योंकि कई बार हम क्या देखते हैं कि ऑटिज्म जेनेटिक्स के साथ रिलेटेड है। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स में ऑटिज्म के हों, सिम्टम्स हों और शायद वो ना डायग्नोज हुए हों या उसका स्ट्रेंथ बहुत कम रहा हो, उससे उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो, तो उनके से ये बच्चों में भी ये सिम्टम्स जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन ये सोचना कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये सही सोच नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको लर्नर को या बच्चे को अगर आप थेरेपी के लिए ले जाएंगे या आप उसको इंटरवेंशंस देंगे तो इससे जो लर्नर है उसको सीखने में मदद मिलेगी, उसका लाइफ आसान हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप नहीं ठीक होगा, आपके मदद करने से ये कंट्रोल होगा। अब इसके साथ और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो चैलेंजेस हैं इनका नेचर कैसा होगा। ये इस एक्सटेंट तक होंगे, टू द एक्सटेंट, यानी इनका स्ट्रेंथ इतना होगा, इनका लेवल इतना होगा that it will limit and impair everyday life। यानी इन चैलेंजेस की वजह से जब एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने लग जाए, इसका मतलब आपको रेड फ्लैग दिखना चाहिए, आपको चिंता होनी चाहिए। तो ऑटिज्म असल में क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके ये चैलेंजेस होते हैं और ये जो सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियरल चैलेंजेस हैं ये परसिस्टेंट हैं, लगातार बने रहते हैं, बच्चे की नॉर्मल लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं, बचपन से नज़र आते हैं, जीवन भर बने रहते हैं और इनका स्ट्रेंथ इतना है कि ये नॉर्मल एवरीडे लाइफ को इम्पैक्ट करें। तो ये तो हो गया हमारा ऑटिज्म का डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में हमने ये देखा कि मेनली चैलेंजेस सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर के हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ लिंक्ड डिसेबिलिटीज भी हैं। अब ये नया वर्ड आ गया, यहाँ मैंने लिखा था डिसऑर्डर, यहाँ मैं लिख रही हूँ डिसेबिलिटी। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड भी है डिजीज़, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। डिजीज़, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में डिफरेंस है। डिजीज़ होता है जब आप हेल्दी और नॉट हेल्दी का कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल टर्म्स में, जिसमें किसी एक पार्ट में या एक काम को करने में या एक ऑर्गन में या एक सिस्टम में कुछ फॉल्ट है तो नॉर्मली हम उसको डिजीज़ कहते हैं। यानी डिजीज़ किसी छोटे पार्ट से या एक सेगमेंट को इफेक्ट करता है, जबकि डिसऑर्डर दे आर वाइडर और इन डिसऑर्डर की वजह से जिस काम को करने में डिफ़िकल्टी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज डिसेबिलिटी। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्योंकि ब्रेन से संबंधित है, साइकोलॉजी से संबंधित है, तो इसके कारण
कई और डिसेबिलिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं या लिंक हो जाती हैं। तो ऑटिज्म के साथ कई तरह की डिसेबिलिटीज़ लिंक्ड हैं, जैसे इसके साथ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ लिंक्ड हैं। ब्रेन है तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लिंक्ड होंगी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के लिए हम IQ भी यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ मैंने क्या बोला आपको कि ये डिसेबिलिटी इसके साथ लिंक्ड है। मैंने ये नहीं कहा कि IQ कम होता है या ज़्यादा होता है। कुछ तरह के ऑटिज्म हैं जिसमें IQ ज़्यादा भी होता है, एवरेज से ज़्यादा होता है, और कुछ में IQ कम होता है। ऑटिज्म के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों में कुछ खास तरह की काबिलियत भी पाई जाती है। जैसे हो सकता है कोई बच्चा ऑटिस्टिक हो और वो बहुत डिटेल्ड, बहुत बढ़िया ड्राइंग बना सकता है, बहुत डिटेल्ड वर्क कर सकता है। कोई ऑटिस्टिक बच्चों के ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो बिना सिखाए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकते हैं। सीखा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। ऐसा भी मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा कि कोई ऑटिस्टिक बच्चा हो सकता है जिसकी मेमोरी बहुत शार्प हो, बहुत लंबी लिस्ट। कई बार हम ऐसे देखते हैं टीवी में, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, बच्चे बहुत लंबे लिस्ट ऑफ नेम्स को याद कर लेते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी हो, राइट। कई जो इस तरह के जो IQ से रिलेटेड हैं, ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल आपको ऑटिस्टिक बच्चों में मिलेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है, यानी समहाउ ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ लिंक हो सकता है। सिमिलरली, जैसे मैंने कहा यहाँ लैंग्वेज सीखने में दिक्कत आती है, तो लैंग्वेज लर्निंग में लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज में स्पेसिफिकली लैंग्वेज लर्निंग में, इस पे भी मेरी कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हम लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, बचपन में कैसे सीखते हैं और बड़े होकर कैसे सीखते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें भी इन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी अपने आप में एक डिसेबिलिटी माना जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल्स में जाते हैं और उनको हमें ये डायग्नोज करते हैं या हमें ये पता चलता है कि बच्चा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा, देन वी गेट टू नो कि इसको लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी है। फिर जब वो डायग्नोसिस के लिए जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस तो टीचर का काम नहीं है, टीचर तो सिम्टम्स देख सकता है, पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं हो सकते, वो भी सिम्टम्स को देखते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स के आधार पे हम बच्चे को डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, पेडिट्रिशियन के पास लेके जाते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं या साइकोथेरेपी की हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हम इस चीज़ को लेबल कर पाते हैं या फाइंड आउट कर पाते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है। देन फ्रॉम दिस वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इसको ये चैलेंजेस भी हैं, राइट। सो दैट इज हाउ ऑटिज़म में बी डायग्नोज्ड। सिमिलरली एक और डिसेबिलिटी इसके साथ रिलेटेड हो सकती है, दैट इज ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये एक अलग तरह का डिसऑर्डर है जो ऑटिज़म के साथ लिंक हो सकता है। तो ADHD का मेन सिम्टम क्या है कि बच्चा बहुत एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा दौड़ता भागता है, अपनी अटेंशन को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ज़्यादा देर तक किसी वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इन बच्चों में भी कई बार ये डिसेबिलिटी होती है। तो कई बार क्या होता है कि ADHD डायग्नोज होता है, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑटिज़म मिसडायग्नोज हो जाता है क्योंकि इसका डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। अब जैसे सिम्टम्स या जिस तरह के सिम्टम्स पहले नज़र में आते हैं, तो कई बार वो सिम्टम क्योंकि किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ या कोई और डिसेबिलिटी के साथ भी लिंक्ड होते हैं, इसलिए ये उसमें मिसडायग्नोज हो जाता है। अब आप खुद देखिए कि अगर बच्चे से जो एक्सपेक्टेड सोशल बिहेवियर है वो नहीं शो कर पा रहा,
कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बिहेवियर में भी उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि अपनी बात को कैसे पहुंचाए, जो वो कर रहा है वो सोच लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे में बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है, सिर्फ बच्चे के ऊपर ही नहीं, पेरेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है, क्योंकि पेरेंट पहले अगर बच्चा प्रॉपर बिहेवियर नहीं कर रहा तो पहला ब्लेम किस पे जाता है, पेरेंट्स पे जाता है कि आपने अपने बच्चे को ये चीज़ें सिखाई नहीं, है ना। हमारे मन में ये विचार आता है कि कैसे माँ बाप हैं, इन्होंने अपने बच्चे को प्रॉपर बिहेवियर नहीं सिखाया। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे ऑटिज़म के कारण या ऑटिज़म के पेशेंट्स के कारण या लर्नर्स के कारण पेरेंट्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है। और बड़ी कॉमन बात है, अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं या टीचर स्ट्रेस्ड है तो वो स्ट्रेस आगे बच्चे पे ट्रांसफ़र होता है। अगर माँ बाप को या टीचर्स को किसी वजह से प्रेशर है तो वो आगे लर्नर के ऊपर ट्रांसफॉर्म होता है। अगर बच्चे के ऊपर स्ट्रेस जाएगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ही ऑल्सो स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोबेबली मेरा बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर मे बी स्ट्रेस रिलेटेड डिसेबिलिटीज अपियरिंग। तो स्ट्रेस से रिलेटेड सबसे पहले डिप्रेशन। डिप्रेशन का प्रॉब्लम बच्चे में अराइज हो सकता है और इसके साथ साथ कई बार एंग्जाइटी कैन ऑल्सो डेवलप। अब ये जो प्रॉब्लम है ये पेरेंट्स पे भी हो सकती है, पेरेंट्स भी डिप्रेशन पे जा सकते हैं जब बच्चे के बारे में पता चलता है कि ये बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ और ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली बात है, तो पेरेंट्स में भी डिप्रेशन आता है। एंग्जाइटी ये भी इसके साथ लिंक्ड हो सकती है कि पता नहीं आगे क्या होगा, क्या मेरा बच्चा स्कूल जा पाएगा, नॉर्मल बच्चों के साथ रह पाएगा, अपनी लाइफ को जो उसको चैलेंजेस आ रहे हैं क्या वो उसको डील कर पाएगा। तो बहुत तरह का स्ट्रेस आता है और मैं बार बार ये कहूँगी कि पेरेंट्स पे स्ट्रेस आता है, वो बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उससे बच्चे के ऊपर भी स्ट्रेस आता है। एंड समटाइम्स दिस स्ट्रेस इज डायग्नोज्ड इन स्कूल्स। तो कई बार इसकी वजह से भी बच्चा डायग्नोज होता है कि उसको डिप्रेशन है, ये बातचीत नहीं करता, चुपचाप गुमसुम सा बैठा रहता है, इंटरेक्ट नहीं करता, प्रोबेबली ही इज डिप्रेस्ड। डिप्रेशन के बाद डायग्नोसिस होता है तो पता चलता है कि उसको ऑटिज्म है। सो दिस इज हाउ ऑटिज्म अपने आप में एक डिसऑर्डर है और इसके साथ कई सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी लिंक्ड हैं। अब जैसे मैंने इसमें ये बोला, अभी मैंने ये बात बताई कि ऑटिज्म में कई बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेरिड लेवल के होते हैं। ऐसा हो सकता है किसी बच्चे में या पेरेंट्स में फ्रॉम बर्थ कुछ ऐसे आपके पास सिम्टम्स हों लेकिन आपकी नोटिस में ना आए हों। बहुत बार होता है कि सिम्टम्स जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाना शुरू करता है, सोसाइटी में मूव करता है, तब ये सिम्टम्स हमारी पकड़ में आते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इससे हमें ये पता चलता है कि ऑटिज्म के जो सिम्टम्स हैं ये वेरिड हैं। हर बच्चे में एक जैसे सिम्टम्स नहीं होंगे। ये नहीं आप कह सकते कि ऑटिज्म में एक सिम्टम है जिसको आप सब जगह पे देख पाएंगे। कई तरह के सिम्टम्स हैं, किसी में कोई सिम्टम ज़्यादा, किसी में कम और किसी में हो सकता है वो सिम्टम बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसे जो डिसऑर्डर के कारण ऑटिज्म को ऑटिज्म की बजाय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD से डायग्नोज किया जाता है। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो ऑटिज्म के बजाय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किया जाता है, यानी ऑटिज्म या इससे अगल बगल मिलते जुलते सिम्टम्स वाली कई और डिसऑर्डर भी हैं जिनको इकट्ठा मिला के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इसमें अगर और भी हैं तो और कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो इसमें एक ऑटिज्म तो होगा ही, और कुछ डिसऑर्डर्स इधर भी हो सकते हैं जिनका सिवेरिटी या जिनके सिम्टम्स ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं,
और कुछ डिसऑर्डर इधर भी हो सकते हैं जिनका सिम्टम या जिनकी सिवेरिटी कम है। तो तुरंत हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से डिसऑर्डर इसके साथ रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे ऑटिज्म से कम सिम्टम्स वाले डिसऑर्डर्स कौन से हैं? इसमें सबसे पहले आ जाता है एस्पर्जर्स सिंड्रोम। एस्पर्जर्स सिंड्रोम जो है ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें बच्चे का IQ लगभग सेम है एज कंपेयर टू एवरेज। तो इनको ज़्यादा IQ की वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है सोशल इंटरेक्शन में। इनका सोशल बिहेवियर प्रॉपर नहीं होता या ये सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो ये इस ASD का सबसे कम सिम्टम्स वाला सिंड्रोम है। इसके बाद एक और हमारे पास आ जाता है दैट इज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अदरवाइज नॉट स्पेसिफाइड। इसका नाम है, इसको PDD-ONS भी कहते हैं। तो PDD-ONS ये भी एक ऑटिज्म से मिलता जुलता एक या उसी के स्पेक्ट्रम का एक डिसऑर्डर है जिसके सिम्टम ऑटिज्म से कम होते हैं लेकिन काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं। ऑटिज्म से आगे कौन से आ जाते हैं? उसमें आ जाता है हमारे पास चाइल्डहुड डीजनरेटिव सिंड्रोम। ये भी एक सिंड्रोम है। चाइल्डहुड डीजनरेटिव सिंड्रोम जो है ये आमतौर से 2 से 4 साल की उम्र के बाद इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो 2 से 4 साल तक सब कुछ ठीक लगता है, उसके बाद तुरंत कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जिसके काफ़ी सिम्टम्स ऑटिज्म से मिलते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से सब तो कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक से हालात बिगड़ जाए? तो इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इन दिस सिंड्रोम देयर आर सीजर्स प्रेजेंट। सीजर्स हम कहते हैं ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो इसको एंसेफलोग्राम से पहचाना जाता है, EEG से इसको डायग्नोज करते हैं। तो कई बार ये सीजर्स इतने शॉर्ट टर्म होते हैं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को दिखाई नहीं देते, बिल्कुल मोमेंटरी सीजर्स होते हैं। और कई बार ये सीजर्स लॉन्गर ड्यूरेशन के होते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन के होंगे जिसमें कन्वर्शन हो गया या फेंट हो गया बच्चा तो डेफिनेटली पता चलता है, लेकिन कई बार बहुत छोटे सीजर्स होते हैं जिसकी वजह से पता नहीं चलता। लेकिन इसके साथ सीजर्स एसोसिएटेड हैं जिनकी वजह से कंडीशन डिटीरियोरेट्स वेरी क्विकली। और इसके साथ साथ लास्ट में एक और है जिसको हम कहते हैं रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम इसमें सबसे ज़्यादा सिविरिटी वाला सिंड्रोम है जिसमें जो सिम्टम्स हैं वो आमतौर पे 6 महीने के बाद नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर लड़कियों में दिखाई देता है। आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली लड़कियों में नज़र आता है, बहुत ज़्यादा लड़कियों में, लड़कों में बहुत कम है। और इसमें भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया तो बाकियों से कि ये जेनेटिक सिंड्रोम, जेनेटिक्स से लिंक्ड इसके रीजंस हैं, कॉजेज हैं। और इसमें जैसे ब्रेन का साइज छोटा होना, कुछ इस तरह के भी सिम्टम्स हैं। तो अगर हम देखें तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सेंटर में है ऑटिज्म, और कुछ ऑटिज्म से कम सिम्टम वाले और कुछ ज़्यादा सिम्टम्स वाले डिसऑर्डर्स भी इसमें शामिल हैं। अब जैसे जैसे नई स्टडीज़ हो रही हैं
तो अब आजकल क्या हो रहा है कि एस्पर्जर सिंड्रोम को अलग से डायग्नोज भी किया जाता है। पहले भी अलग डायग्नोज करते थे, फिर ASD आ गया, अब इसको फिर से अलग डायग्नोज भी मिलता है। सिमिलरली रेट सिंड्रोम भी, क्योंकि बाकियों से काफ़ी सीवियर है, इसलिए इसको भी अलग डायग्नोज किया जाता है। लेकिन फिर भी ASD में भी इसके काफ़ी सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात। अब जब हम इसको समझ लें, तब उसके बाद हमारे लिए जानने वाली बात क्या है कि इसके कॉजेज क्या हैं और इसको हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं, क्योंकि ये जो डायग्नोसिस है ASD का, ये डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स होगा। तो इसको भी हम समझेंगे कि इसके कॉजेज क्या हैं। कुछ तो हमको समझ में आ गए ना, जैसे ये जेनेटिक रीज़न आ गया, ये सीजर्स रीज़न समझ में आ गया, और बाकी जो कारण है वो भी हम समझेंगे और ये भी सोचेंगे कि इसका डायग्नोसिस किस तरह से होता है।